यस, ऋतुराज पार्ट 8 क्षितिज भाग 2। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन में विषय बनाया है। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है कि जो व्यक्ति समाज के लिए लिखता है, समाज की समस्याओं पर लिखता है, समाज के बीच जाकर लिखता है, तो उसकी भाषा बहुत बड़ी नहीं होगी, बड़े बड़े शब्द नहीं होंगे कि मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करती हूँ तो मेरे भाषा पे किसका प्रभाव होगा? आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का। दोनों को बाहर जाना है क्या? क्या हो रहा है राहुल बेटा? ओके। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 40 वर्षों तक एज ए इंग्लिश टीचर अपना रोल निभाया और साहित्य रचना इन्होंने किसमें की? हिंदी में। तो ये बात बताती है कि ये अपनी मातृभूमि से, मातृभाषा से और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ओके। इस कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कि स्त्रियों के लिए आदर्श के जो कि भाई ऐसी होनी चाहिए एक स्त्री, है ना, सिर्फ बच्चों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, घर में रहे, घर के काम करे, ये जो कर दिए ये सिर्फ आदर्श है। ओके, कि जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनको रियलिटी बेस पर लाया जाता है, वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है, तो क्या स्त्री ने जन्म सिर्फ 4 दीवारी में रहकर कर्तव्य पूरे करने के लिए लिए है? क्या स्त्री में बुद्धि नहीं है कि वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चले और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे? नहीं ना। आज जब हर क्षेत्र में ये प्रूव हो रहा है कि औरतें पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं, है ना, उनके बराबर मस्तिष्क रखती हैं, उनके बराबर वो पावर रखती है, तो उस समय में सिर्फ उनको ये कहकर घरों में बंद कर दिया जाए कि स्त्री होना मतलब घर में रहकर सेवा करना, तो क्या ये उनकी योग्यता का हनन नहीं होगा? तो कि जो उनके प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं, नियम बना दिए गए हैं, वो सिर्फ आदर्श लेवल तक ठीक है, लेकिन वास्तविकता में उन पर चलना बिल्कुल ही गलत है। कि 2 समान ब्रेन के व्यक्ति आपके घर में हैं, आप एक ही ब्रेन को यूज कर रहे हो, दूसरे को आपने रखा हुआ है कि नहीं ये तो औरत है और इसके दिमाग की समाज को आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा कोई पोटेंशियल हो, ऐसा कोई आइडिया हो जो देश को उन्नति की राह पर ले जा सके, तो क्यों रोक लगाना? तो कि आदर्श तक ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जो प्रतिमान गढ़े गए हैं एक औरत के लिए वो उचित नहीं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। आज हमसे भी जब कोई कहता है कि नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम लड़की हो, तब वहां क्या है? वो कहीं हमारी मदद कर रहा है, लेकिन उस मदद में क्या छिपा हुआ है? हमारी कमजोरी की तरफ इशारा। होता है ना, पानी की बाल्टी, अरे तू रहने दे, मैं उठा लूंगा, तो वहां क्या पावर उतना ही है, बस उसको बार बार कह कहकर कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, कमजोर हो, उसके मन में बिठा दिया गया है। और अब स्वयं स्त्री मौके ढूंढती है कि कोई आए और उसकी मदद कर दे और उसे इस मुसीबत से निकाल दे। जबकि क्या होता है, यदि सुनसान सड़क पर गाड़ी बंद हो गई है तो हम ही स्टार्ट करेंगे ना, किक लगाने हम वेट ही नहीं करेंगे क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा। और वही पब्लिक में कहीं गाड़ी बंद हो गई तो मन में क्या आ जाता है कि अरे यार कोई आ जाए और किक लगा दे। तो क्या है, हम परिस्थितियों को देखकर स्वयं को कमजोर मान लेती हैं और मदद की आशा लगाकर दूसरों की तरफ देखती। तो इसी मदद ने, इसी उपहास ने औरत को कमजोरी की तरफ ला खड़ा किया है, जबकि औरत
प्राचीन समय से पुरुषों के समान प्रूव होती आई है और अब तो उनसे आगे भी निकल रही है कई क्षेत्रों में। ओके, बेटी माँ के सबसे लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा और प्रामाणिक अभिव्यक्ति, कि ऐसा नहीं है माँ सिर्फ उसको ऐसे ज्ञान बांट रही हो। माँ ने अपने जीवन में उन सारी चीजों का अनुभव किया था। कहीं माँ के हृदय में वो पीड़ा है कि जो अधिकार उसे मिलने चाहिए थे वो उसे इस घर में नहीं मिले, तो उसके साथ जो कुछ बुरा हुआ वो चाहती है कि उसकी बेटी के साथ वैसा ना। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई कि वो ही व्यक्ति ऐसी कविता लिख सकता है जिसने इस पीड़ा को अनुभव किया हो, जो चाहता हो कि सही में औरत को उसका हक मिले, वही ऐसी रचना लिख सकता है। ठीक है, हमारी कविता बेटा कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय। हाँ बेटा, हाशिए का साइड में आपकी कॉपी में एक इधर ये लाइन बनी हुई होती है ना, महत्वपूर्ण चीजें हम इधर लिखते हैं और जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको इधर। हाशिए का मतलब किनारे पर रखना। तो क्या पंक्ति थी यहाँ पर कि हाँ, अपने हाशिए के लोगों को की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। आज हम जब लेखन का विषय देखें तो नेता, अभिनेता, है ना, और बिजनेसमैन, ये इन पर विषय पर लेख लिखे जाते हैं। गरीब लोगों पर, है ना, और जो किसी को पीड़ा है, कोई शोषित वर्ग है, उन पर कभी कोई रचनाएं नहीं लिखी गई। किसी गरीब को किसी रचना का मुख्य विषय मानना उचित नहीं समझा गया। आज किसी गरीब की लाइफस्टाइल किसी पेपर में नहीं छपती, मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल पेपर में छपती है। किसी गरीब की झोपड़ी का वर्णन नहीं छपता, उसका जो हाउस है उसका वर्णन छपता है ना। तो कि जो हाशिए के विषय हैं, जिन विषयों को किनारा कर दिया गया है कि ये समाज में जरूरी नहीं है, ऋतुराज ने उन्हीं विषयों को उठाया है। ओके, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक मतलब वास्तविक, कि माँ का जो दुख था जब वह लड़की का कन्यादान कर रही थी तो उसका दुख वास्तविक था। दुनिया को दिखावा करने के लिए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आवाज भर्राई हुई नहीं थी, उसकी आंखों में यदि आंसू थे, उसके मन में जो चिंता थी वो वास्तव में क्या थी, वास्तविक थी, रियल थी वो, है ना। कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कि बेटी को दान में देते समय माँ का जो दुख था वो अत्यंत वास्तविक था, असली था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो इतनी अधिक दुखी थी जैसे कोई अंतिम पूंजी, अपना सब कुछ किसी को देते वक्त जितना दुखी होगा उतना ही माँ कन्यादान करते समय दुखी थी। कि माँ कन्यादान करते समय इतना दुखी लग रही थी, उसका दुख इतना वास्तविक था कि ऐसे लग रहा था वो अंतिम, अपने जीवन की अंतिम पूंजी किसी को दान में देने जा रही हो। अंतिम पूंजी से तात्पर्य है कि अपना सब कुछ। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे इसलिए बटोरता है कि वो पैसे उसके कठिन समय में उसके काम आएंगे। तो माँ को अपनी बेटी भी यही लग रही थी कि उसके जीवन में जिसको उसने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा, कि 21-22 साल में जब लड़की की शादी होती है उससे पहले माँ पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ना। तो कि जिसे इतने सालों तक उसने संभाल कर रखा, माँ को ये लगता था कि ये मेरे जीवन भर मेरा साथ निभाएगी, मेरे सुख दुख की साथी बनेगी और मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करेगी। तो इतना बड़ा सहारा उससे आज दूर हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने जीवन की अंतिम पूंजी को दान कर दिया है। यहाँ पर एक ही प्रश्न बनता है कि लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। तो यही कि आपको अंतिम पूंजी क्या होती है इसका अर्थ समझाते हुए लड़की के बारे में लिखना है। हो जाएगा। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कि लड़की ऐसी थी कि अभी बहुत छोटी थी, है ना, समझदार नहीं हुई थी,
लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी मतलब समझदार, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि जो माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी अभी बहुत ज्यादा समझदार नहीं हुई है, वो इतनी भोली भाली है कि उसे विवाह के पीछे छिपे हुए सुख तो नजर आ रहे थे, है ना, कि विवाह के बाद जीवन में यही अच्छा होगा, ये तो उसे सब पता था। लेकिन विवाह के बाद जो जिम्मेदारियां आने वाली है, जो उसके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं, या विवाह के साथ जो थोड़ा दुख आने वाला है, ये उसको अभी तक पढ़ना नहीं आता था। कि उसने जो अपने फ्रेंड से सुना होगा, आज मैं मेरी फ्रेंड से मिलती हूँ तो मेरे जीवन में जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन कहीं जो दुख है मुझे वो मैं शेयर नहीं करती। ये एक रिश्ता होता है आम दोस्तों का, ठीक है। क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं वो जीवन के हर पहलू से वाकिफ होते हैं, लेकिन ऐसा दोस्त कोई एक आध होगा। बाकी तो क्या होता है, हमारे छुट्टियों में हमने जो जो अच्छा किया वो तो हमने शेयर किया, लेकिन कहीं आपसे आपकी मम्मी ने पोछे भी लगवाए होंगे, वो बताया क्या दोस्तों को? नहीं ना, कि रोज मेरी मम्मी ने तो मेरी ड्यूटी बना दी थी पोछे लगा, अरे हम वहां घूमने गए थे, वहां किया था, ये किया था, लेकिन रोज ये थोड़ी ना मम्मी 9 बजते उठा देती थी, चल पोछे लगा। ये किसी ने बताया किसी को? नहीं, जबकि ये ड्यूटी रही है तुम्हारी। तो वही चीज है कि शादी के बाद किसी सहेली की शादी पहले हुई तो वो सब बताएगी, नए कपड़े, नए गहने, ये वो, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे घर का खाना बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें नहीं। तो उसने क्या कि सारी सुनी सुनाई बातों को लेकर एक सुंदर एक तस्वीर बना ली कि शादी के बाद इतना अच्छा होता है, उसके साथ जो परिवर्तन होते हैं और जो दुख आता है उसका उसको अभी तक अंदाजा नहीं था, ठीक है। कि उसे सुख का आभास तो था, कि उसे पता था मेरे जीवन में सुख आएगा, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए दुख को पढ़ना उसे नहीं आता था। बाँचना मतलब पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि जैसे हम कम प्रकाश में पढ़े तो हमें आधी बातें समझ में आती है, आधी नहीं आती है ना। अंधेरे में हम अगर मोमबत्ती की लाइट में पढ़े तो क्या होता है कि कुछ अक्षर दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, और हम सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है। तो कि वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, अर्थात उसे जीवन में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था, उसे हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि जैसे हमें कविता की कुछ पंक्तियां, बहुत बार होता है ना कि गाने में हम कहीं अटक जाते हैं तो हम उसी ट्यून को खुद ही आगे बढ़ाते हैं और लाइन को फ्रेम कर देते हैं। तो कि उसे कुछ कुछ अपने जीवन के बारे में पता था, कुछ कुछ वैवाहिक जीवन के बारे में पता था, और उन्हीं कुछ कुछ चीजों को जोड़कर उसने अपने वैवाहिक जीवन की एक सुंदर सी कल्पना कर ली थी। ऐसा माँ मानती है कि मेरी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं है, वो बहुत ही भोली भाली है, उसे जीवन के सुखों के बारे में तो पता है, लेकिन सुख के पीछे छिपे हुए जो दुख है उसके बारे में पढ़ना उसको अभी नहीं आता है। उसे विवाह के बारे में कुछ कुछ पता है, और उसी कुछ बातों को जोड़कर उसने अपने विवाह की एक सुंदर सी तस्वीर वहां पर बना ली है। माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ उसे समझा रही है कि कभी भी पानी में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, ये समझना पानी का उपयोग क्या है, और उसी तरह से उस पानी के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना। कोई तुम्हारे सौंदर्य की झूठी तारीफ करे तो उस तारीफ में खोकर मत रहना, ये चीज पहचानना कि कहीं इस तारीफ के पीछे तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कि यदि तुम्हें कोई पानी में धक्का देकर मारना चाहे तो तुम उस पानी के उपयोग को समझना और अपने ऊपर किसी भी अत्याचार को मत होने देना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि अपने सौंदर्य में खोकर मत रह जाना, तुम ये जानना कि आग का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है। यदि उस आग में तुम्हें जलाकर मार डाला जाना चाहे किसी के द्वारा तो तुम ये बिल्कुल भी मत होने देना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिस प्रकार सौंदर्य की प्रशंसा करके तुम्हें बंधन में रखा जा सकता है, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण भी ऐसे ही स्त्री जीवन के बंधन है। कि तुम्हें सिर्फ वस्त्र और आभूषण देकर ये कह दिया जाए कि तुम ये भूल जाओ कि तुम एक मनुष्य हो, तुम्हारी अपनी कोई जरूरतें हैं,
तुम्हारा क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे गहने पहनो, चुप रहो, घर में रहो, घर का काम करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, और ये भूल जाओ कि तुम एक स्त्री हो। तो क्या राजी हो गए ऐसी चीजों में? मुझे कोई कहे कि सारी सुख सुविधाएं हैं, घर में बंद हो जाओ, तो मुझे घर में बंद नहीं होना है, मुझे खुलकर सांस लेनी है ना। सुख सुविधाएं हम खुद बटोर सकते हैं अपने लिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखकर सुख सुविधाएं यदि मिले तो बिल्कुल नहीं, कि तुम तुम्हारा आंख नाक कान सब बिल्कुल बंद कर लो, बस सुंदर गहने पहनो, रेडी रहो, घर का काम करो और बस सेवा करो। आगे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया में क्या हो रहा है, इसका तुम्हें मतलब नहीं। तो ये तो क्या हुआ, हमारे अस्तित्व को खत्म करना है ना। स्त्री बिना आभूषण के और बिना सुंदर कपड़ों के रह सकती है, लेकिन बिना समाज के नहीं रहा जा सकता। ओके, तो कि आभूषण और वस्त्र भी बंधनों, शब्दों की तरह ही बंधन है जो हमें बांध कर रख देते हैं। तुम ये बात पहचानना कि यदि सिर्फ तुम्हें आभूषण और उसके कारण चुप रहने को कहा जाए, हर तरह के अत्याचार को सहन करने के लिए कहा जाए, तुम इन चीजों को पहचानना और अपने जीवन में कभी भी कोई अत्याचार सहन मत करना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ये समझा रही है कि क्योंकि तुमने स्त्री रूप में जन्म लिया है, अतः तुम्हारे में स्त्रीयोचित सारे गुणों का होना सही है। तुम अपने अंदर ममता, करुणा, सेवा, इन सारे गुणों को बनाए रखना, लेकिन लोगों के सामने अपने उन गुणों को कभी भी कमजोरी साबित मत होने देना। उन गुणों के कारण तुम कमजोर हो जाती हो, ये लोगों को मत पता लगने देना। कि स्त्री बनकर रहना, लेकिन कभी भी अपने इन गुणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। यदि ये गुण तुम्हारे शोषण में सहायक होते हैं तो इन गुणों को त्याग कर तुम्हें अपना जो बहादुरी वाला रूप है वो लोगों के सामने दिखाना है। ठीक है, ये हमारी कविता है बेटे। यस बेटा, इसके अतिरिक्त प्रश्नों में पहला प्रश्न लिखिए, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ पुत्री से ऐसा क्यों कह रही है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ पुत्री से ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कविता में माँ अपनी बेटी को ससुराल में अपने व्यक्तित्व को न खोने की सीख देती है और साथ ही उसे किसी प्रकार के शोषण को न सहने, लुभावने शब्दों से सचेत रहने, पोशाकों आभूषणों में ही मुक्त न रहने का भी और जीवन से कभी निराश न होने का संदेश देती है। वह सचेत करती है कि कोमलता, सजने संवरने की कला, मृदुलता जैसे नारी सुलभ गुण उसे अपने अंदर बनाए रखना है, किंतु स्वयं को अबला, निर्बल या शक्तिहीन के रूप में कभी भी प्रदर्शित नहीं करना है, क्योंकि अक्सर इन्हीं सहज गुणों से लड़की को कमजोर मान लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न आया समझ में। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माँ अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहती है। ठीक है, इसका एक और प्रश्न लिखो, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति द्वारा माँ बेटी को क्या समझा रही है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति द्वारा माँ बेटी को क्या समझा रही है। इस पंक्ति में माँ बेटी को समझा रही है कि आग का उपयोग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होना चाहिए। यदि उसे किसी तरह से तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रयोग में लाया जाए तो कभी भी ये अपने जीवन में मत होने देना। ठीक है, वह ससुराल में स्वयं को निराश न होने दे तथा स्वयं को कभी भी कमजोर न दर्शाए, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाए रखे और हर परिस्थिति का डटकर सामना करे। इस पंक्ति द्वारा माँ बेटी को यही समझा रही है। ठीक है, लिख लिया। एक प्रश्न और लिखो,
क्या बातें हो रही है, क्यों चलता रहता है गुनगुन गुनगुन? कन्यादान कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, विचार करके लिखिए। कन्यादान कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, विचार करके लिखिए। ओके, इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको बेटा लिखना है।